हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमारा एक टॉपिक रह गया था एसएसजी का टॉपिक। उसको हम आज के इस लेक्चर में कवर करते हुए अपने जो प्राइमरी सेक्टर है इसको आगे बढ़ाते हुए आगे आज का पूरा लेक्चर आपको कवर कराएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एसएसजी से, लेकिन इससे पहले चूंकि एसएसजी हमारे पिछले टॉपिक से लिंक है तो इसको शुरू करने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सिर्फ 1 मिनट मैं आपका लूँगा। और सबसे पहले तो आप जुड़ते जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सभी बच्चे अपना नाम नीचे लिखकर अपनी अटेंडेंस देंगे, ताकि जो ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है इसके अंतर्गत जो भी लाभ आपको मिलने वाले हैं वो आपको मिलते रहें। आपकी अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, शर्तें हैं, वो आपकी अटेंडेंस पर भी निर्भर करती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात की थी, कृषि वित्त की बात की थी। बताया था एक मांग पक्ष होता है, एक पूर्ति पक्ष होता है। पूर्ति पक्ष में गैर इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल दो प्रकार के फाइनेंस की व्यवस्था होती है। गैर इंस्टीट्यूशनल में जो गैर संस्थागत उसमें महाजन या साहूकार होते हैं, और संस्थागत में सहकारी संस्थाएं, आरआरबीज और कॉमर्शियल बैंक्स आती हैं। सहकारी संस्थाएं कैसे काम करती हैं, इनका त्रिस्तरीय ढांचा होता है। राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर होती हैं, जिला सहकारी बैंक निचले जिले स्तर पर होती हैं, और प्राथमिक समितियां सबसे नीचे स्तर पर कार्य करती हैं, यानी कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं, और किसान इनके सीधे सदस्य होते हैं। आप समझिए कि राज्य एक जिले में जितनी भी समितियां होती हैं वो मेंबर होती हैं किसकी, जिला सहकारी बैंक की। और इस प्रकार से जो जिला सहकारी बैंक के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी जो नियुक्ति है या उसमें जो पार्टिसिपेशन है उनका होता है, प्राथमिक समितियों का होता है। जिला सहकारी बैंक जिला स्तर के बैंक होते हैं, या केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर के बैंक होते हैं। इनकी अधिकतर शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में फैली होती हैं। जितने जिला सहकारी बैंक है वो सदस्य होते हैं राज्य सहकारी बैंक के, और राज्य सहकारी बैंक के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनको चुनने में या इनकी नियुक्ति में भी जिला सहकारी बैंक के सदस्य हिस्सा लेते हैं। कर्ज लेने का मुख्य कार्य इन तीनों सेक्टर्स में जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक समितियां करती हैं। फिर आती है आरआरबी। इसके बाद 1975 में इनको शुरू किया गया। 1969 में जब अग्रणी बैंक योजना यानी कि लीड बैंक योजना जब शुरू की गई, उसके बाद आरआरबी की स्थापना 1975 में की गई। समझने वाली बात यह है, जो प्रीलिम्स से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि केंद्र बैंक और राज्य सरकार का हिस्सा क्या क्या है, तो 50:35:15 का रेशियो रहता है। इसके बाद ये कुछ फैक्ट्स थे, वो आप देख लीजिएगा। अगर इसमें समझ में ना आए तो आप पुराने वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में ये सारे फैक्ट्स को आप देख सकते हैं। ओके, फिर हमने बात की थी केसीसी की, इसके समाधान के रूप में। तो केसीसी क्या है, इसकी शुरुआत जो थी 1998 में शुरू की गई थी, और ये खास तौर से ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो किसानों को कृषि संबंधी खर्च होते हैं उनकी पूर्ति के लिए केसीसी की व्यवस्था की गई थी, ताकि एक सुविधाजनक और सरल तरीके से उनको ऋण मिल सके। तो केसीसी की पूरी चर्चा हमने की थी। केसीसी किसके अंतर्गत कार्य करता है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके बाद ब्याज सबवेंशन स्कीम की बात की थी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें क्या था, किसानों को कुछ कम ब्याज दर पर अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए 7% की ब्याज दर है और नॉर्मल ब्याज दर 10% के आसपास रहती है, लेकिन इनको 7% की ब्याज दर दी गई है। ठीक है, अब इसमें भी अगर वो टाइम से पैसा चुका देते हैं तो उसमें भी 2% ब्याज की छूट दे दी जाती है। ब्याज सबवेंशन स्कीम कब से स्टार्ट की गई, 2006-07 से इसको लागू किया गया है। विलफुल डिफॉल्टर की चर्चा की थी, एनएआईएस की चर्चा की थी, एआईसीआईएल की चर्चा की थी। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी और 2003 में ये कार्य करना शुरू कर दिया था इसने। इसके बाद नाबार्ड की चर्चा की थी, जो सबसे महत्वपूर्ण था कि नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ओके, ये कृषि क्षेत्र की नियामक संस्था है। 1981 के अधिनियम से इसको पारित किया गया था, और 1982 में नाबार्ड की स्थापना कर दी गई थी। और इस समय वर्तमान की बात करें तो 99% हिस्सा नाबार्ड में भारत सरकार का है और 1% हिस्सा आरबीआई का है। क्या कार्य करती है, ये पुनर्वित्त का कार्य करती है। नाबार्ड बेसिकली पुनर्वित्त का यानी कि रीफाइनेंस का कार्य करती है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं उनको ऋण उपलब्ध कराती है। पुनर्वित्त में क्या होता है, 3 टाइप से ऋण उपलब्ध कराती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन जो ऋण होता है उसकी जो टाइम बाउंडेशन है वो 18 मंथ है, और मध्यकालीन की 18 to 7 ईयर, और दीर्घकालीन में 7 ईयर to 25 ईयर तक का इनका टाइम पीरियड होता है। ओके, इसके बाद बात की थी हमने माइक्रो फाइनेंस की। अब यहाँ से एसएसजी का रोल शुरू होता है। तो ऐसे परिवारों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना जो सामान्य बैंकिंग प्रणाली से छूट गए हैं या उनसे बाहर रह गए हैं, जैसे जिनके पास बैंक खाता नहीं है,
जो बीमा है, इंश्योरेंस है, उसकी सुविधा नहीं है और धन स्थानांतरण करने की सुविधा नहीं है। इसकी शुरुआत हालांकि माइक्रो फाइनेंस की 1992 में मोहम्मद यूनिस, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी बांग्लादेश में, उनके कंसेप्ट से इसकी शुरुआत हुई, परंतु वास्तव में इसका रोल तब आया जब 1999 में एसएचजी का रोल सामने आया, 1999 में। फिर एसएचजी क्या होते हैं? एसएचजी किसी नए व्यक्ति को लोन दे सकता है। भारत में 2/3 जो एसएचजी हैं वो महिलाओं के द्वारा संचालित हो रहे हैं। इतनी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। उम्मीद करते हैं अब आप सभी जुड़ गए होंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, अपने नाम लिखते जाइए। ओके, देखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर के तहत जो भी लाभ हैं, अगर आपको लेना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति, जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ओके, चलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप उस 1 मिनट के समय में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में खास तौर से। तो आज हमें जो बेसिक चर्चा करनी है वो SHG की करनी है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की चर्चा करनी है। इससे पहले आपने एग्रीकल्चर फाइनेंस को पढ़ लिया, RRBs को पढ़ लिया, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ लिया। कॉमर्शियल बैंक की चर्चा हम तब करेंगे जब बैंकिंग और फाइनेंस के चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 30 सेकेंड हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा है तो आप प्लीज़ उसको पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से मेंस के लिए और यूपीएससी की प्री के लिए। कुछ क्वेश्चंस इससे जरूर बन जाते हैं और ये जो पूरा टॉपिक है वो पेपर 3 पेपर 2 में जो गवर्नेंस का पार्ट है उसमें भी ये काम आता है। इसके अलावा जो ऐसे का पार्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आता है या ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड कोई ऐसे आप लिखते हैं तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की चर्चा आप कर सकते हैं। ओके, एसएचजी में जो शुरुआत है वो 1917 के दशक में बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हुई। खास तौर से बांग्लादेश में 1970 के दशक में गरीब और समाज के निम्न तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को विकसित किया गया। किसने किया? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में इसको एक जीवंत रूप दिया गया और इसको देने वाले थे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस। ओके, इनका नाम प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा। इनका योगदान रहा एसएचजी के निर्माण में। आज भी स्वयं सहायता समूह बहुत प्रासंगिक हैं। इन समूहों के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से, ध्यान रखिएगा आप, जरूरतमंद सदस्य को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, जिससे वह सदस्य स्थानीय आवश्यकता आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु अपनी उद्यमशीलता को आकार प्रदान करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इस समूह में क्या होता है, इस समूह के माध्यम से जो सभी सदस्य इसमें जुड़े होते हैं वो अपनी छोटी छोटी बचत करते हैं। उन छोटी छोटी बचतों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है या जरूरतमंद कोई सदस्य होता है उसको निम्न ब्याज ऋण पर जो ब्याज दर होती है, बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट ऑफ रेट पर वो पैसा उपलब्ध करा देते हैं, जिससे जो ज़रूरतमंद सदस्य है वो अपनी आर्थिक गतिविधि के माध्यम से अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर पाता है। साथ ही आजीविका को सुनिश्चित ही नहीं कर पाता है, साथ ही वह आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी करता है, कुछ रोजगार को बढ़ावा भी देता है, साथ ही उसमें जो उद्यमशीलता है उसको एक नया रूप मिलता है इसके माध्यम से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं? ये जो ग्रामीण लोग हैं या जो जिनकी बचत कम है या समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं
उनको अल्प ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उनकी आजीविका उपार्जन हेतु और उनकी उद्यमशीलता को बनाए रखने के लिए ये एसएचजी काम करते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण के दौरान 1991 और 1992 के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रक्रिया में नाबार्ड की भूमिका प्रमुख रही। वहीं भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना जब 1997 से 2002 के बीच में थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वयं सहायता समूहों को जमीनी स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग में लाया गया। देखिए, भारत का उदारीकरण कब शुरू हुआ? 1991 में शुरू हुआ, 92 में भी कह सकते हैं, 1991-92 में शुरू किया गया। इस समय हमने एसएचजी को महत्व दिया। क्यों? क्योंकि हमें अपनी विकास की जो योजनाएं थी उनको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना था, या जो कम आय के लोग हैं, कम आय के लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाना था। और इसमें हमारी जो भूमिका बनी वो नाबार्ड की बनी। ग्रामीण विकास के लिए आपने पढ़ा है कि नाबार्ड एक संस्था है जो ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी कि 1997 टू 2002 के बीच में हमने एसएचजी को ग्राउंड लेवल पर उतारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ग्राउंड लेवल पर हमने उतारा। देखिए, जो भी पंचवर्षीय योजना है, हालांकि जब हम आएंगे आगे तो इनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप भी प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं, भले ही योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, अब नीति आयोग उसकी जगह काम करता है, लेकिन फिर भी हमें जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में एक डिटेल तो नहीं, लेकिन एक शॉर्ट में उसके कुछ जो फैक्ट्स हैं उनके जानने की ज़रूरत होती है। क्या? जैसे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बीच में नहीं शुरू हो पाई, उनका टारगेट क्या था, क्या अचीवमेंट रहा, और उसका जो उद्देश्य था या मोटो था वो क्या था। ओके, फिर स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया, जो एसएचजी हैं उनका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया। सबसे पहला लक्ष्य तो यह था कि गरीब लोगों के बीच में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। देखिए, जब ये समूह में कार्य करेंगे, कोऑपरेटिव होकर कार्य करेंगे, तो उनमें क्या होगा? नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने से क्या होगा कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। तो गरीब लोगों में भी नेतृत्व क्षमता का विकास हो, एक ये बहुत बड़ा पॉइंट था एसएचजी के निर्माण में। दूसरा जो एसएचजी का लक्ष्य था वो था स्कूली शिक्षा में योगदान देना। स्कूली शिक्षा में योगदान कैसे दे सकते थे एसएचजी? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के रूप में कार्य करते हैं, और इस समूह में अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में कोई योगदान देना होता था तो ये समूह देते हैं। जब व्यक्ति सशक्त होता है आर्थिक रूप से तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों में भी अपना सुधार कर पाता है। इस प्रकार से जब वो आर्थिक रूप से सशक्त करते थे तो शिक्षा और स्वास्थ्य यानी पोषण में सुधार करना भी इसका एक मकसद था। इसके बाद जन्म दर को नियंत्रित करना। देखिए, आपको पता है कि जन्म दर ऊंची कहाँ होती है? जहाँ पर शिक्षा का अभाव होता है, और जहाँ पर गरीबी होती है वहाँ पर जन्म दर ऑलरेडी बहुत बढ़ी हुई होती है। जब आप आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त करते हैं तो एक आप इम्पैक्ट देखते हैं कि वहाँ पर जो जन्म दर है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगती है। इसका मतलब है गरीबी और जन्म दर का सीधा संबंध है। ओके, पहले क्या था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी तो जन्म दर बहुत हाई रहता था। जन्म दर हाई रहता था तो मृत्यु दर भी हाई रहती थी। मृत्यु दर हाई रहती थी तो क्या होता था? जनसंख्या थी वो कंट्रोल हो जाती थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमने हाइजीन पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया, तो क्या हुआ कि जन्म दर तो बढ़ती रही जैसे बढ़ रही थी, लेकिन जो मृत्यु दर थी उसमें कमी आई। इससे क्या हुआ? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई। जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी उसने क्या किया कि भारत के संसाधनों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दबाव डालना शुरू किया तो हमारी जो योजनाएं थीं वो हमारी योजनाएं फेल होने लगी। तो आप समझ रहे हैं ना, तो जो एसएचजी थे इनका जो एक मकसद था वो था जन्म दर को नियंत्रित करना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्वयं सहायता समूहों का ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा,
तो सबसे पहले समझते हैं कि इनका क्या योगदान रहा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, तो इसलिए ये पॉइंट वाइज आप इनको देख सकते हैं। एक तो सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में सहायक रहे हैं, मतलब सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ाने में, सामाजिक सशक्तिकरण करने में। कैसे सामाजिक सशक्तिकरण करेंगे? देखिए जो जाति का जो एक बड़ा फैक्टर है जो भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अब अगर आप धीरे धीरे देखें तो जैसे जैसे लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं वो सामाजिक रूप से भी मजबूत होते जा रहे हैं, और इस तरह की जो जातिवादी मानसिकता है वो धीरे धीरे अपना दायरा खोती जा रही है। खास तौर से आप अब नगरीय क्षेत्रों में देखते हैं कि जाति से व्यक्ति की पहचान मिटती जा रही है, बल्कि आर्थिक रूप से उसकी पहचान बढ़ती चली जा रही है। हाँ, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ इस प्रकार की समस्याएं विद्यमान है, जात से रिलेटेड समस्याएं विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इससे जजमानी जैसी प्रथा भी समाप्त हो गई है। अब लोग जजमानी प्रथा को बिल्कुल भी फॉलो, ग्रामीण क्षेत्र में शायद ही कहीं फॉलो करते हों, लेकिन अब मैक्सिमम आप क्षेत्रों में देखते हो कि जजमानी प्रथा फॉलो नहीं होती है। जजमानी प्रथा क्या होती है? देखिए जजमानी प्रथा वो होती है, पहले क्या होता था कि समाज का एक वर्ग, समाज के एक उच्च वर्ग को, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में जजमान कहा जाता था, वो खास तौर से उच्च जातीय वर्ग से बिलोंग करता था, ठीक है ना। उनको कुछ सेवाएं देता था जिसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता था, बल्कि उसके बदले में उनको अनाज या अन्य जो सामग्री है वो मिल जाती थी, लेकिन उसके बदले में उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता था। तो ये जो जजमानी प्रथा थी खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे नाई क्या करता था, जो जजमान थे उनके बाल काट देता था, लेकिन उनको तुरंत उसका पैसा नहीं मिलता था। जब कभी त्यौहार आता था, होली, दिवाली, रक्षाबंधन या कोई भी अन्य इवेंट, या जजमान के यहाँ कोई महोत्सव है या त्यौहार है, तो उसमें वो क्या करता था कि जो नाई, धोबी और इस तरह के लोग हैं जो उनके यहाँ कार्य किए हुए हैं, उनको उसके बदले में कुछ चीज़ें, सामग्री उपलब्ध करा देता था, ठीक है, या अनाज उपलब्ध करा देता था, जिससे उनका जीवन यापन आसानी से हो जाता था, और उनका जीवन यापन आप कह सकते हैं कि जजमानों पर ही निर्भर होता था। लेकिन आज के दौर में जजमानी प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। लोग आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहते हैं, लोग गांव से बाहर निकले हैं। जो नाई का कार्य करते थे वो उन्होंने नगरों में जाकर अपनी दुकानें खोली हैं, आर्थिक रूप से वो उसका चार्ज करते हैं, और उससे वो खुद भी सशक्त हो रहे हैं और अपने लोगों को, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको भी सशक्त कर रहे हैं। इसके बाद लोगों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला है, उनमें जो मैनेजमेंट का गुण था उनमें वो मैनेजमेंट का गुण बढ़ा है, और उनमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ है। जब आप में प्रबंधकीय या मैनेजमेंट के जो गुण हैं, मैनेजमेंट स्किल है, वो जो बढ़ती है, तो इसका मतलब है आप में निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे लोगों में, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, जिनकी निम्न आय थी, उनमें निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हुआ है। ओके, फिर आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धक वस्तुओं का उत्पादन किया है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में पहले क्या होता था, वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे और नगरीय क्षेत्रों में बेच देते थे, लेकिन एसएचजी के आने से क्या हुआ है, उनकी आर्थिक गतिविधियों में जो क्या कह सकते हैं आप, क्रिएटिविटी आई है। मतलब उन्होंने जो प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपनी वस्तुओं का मूल्यवर्धन भी शुरू कर दिया। तो जो वस्तु पहले कम सस्ते मूल्य में वो नगरों में बेचते थे, अब वो उसी वस्तु को रिफाइन करके उसको अच्छा बनाकर अच्छे मूल्य में वस्तुओं को बेच पा रहे हैं। इसके अलावा एसएचजी ने लोगों में नवाचार को बढ़ाया है, इनोवेशन को बढ़ाया है, नई तकनीकी को, जो एक्सेप्टेंस है नई तकनीकी की, उसको लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे 2000 के आसपास जब कंप्यूटर क्रांति हो रही थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों को डर लग रहा था कि कंप्यूटर आने से ऐसा तो नहीं है कि जो रोजगार है उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। एसएचजी के माध्यम से लोगों को क्या हुआ कि इसके तहत उनको एक रुचि जगी कि नहीं, जो कंप्यूटर है वो उनके बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने में मदद कर सकता है। ओके, इसके अलावा कुछ इनोवेटिव उद्योग थे, उनको बढ़ाने में भी एसएचजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में या अल्प आय वाले जो क्षेत्र थे, उनमें रोजगार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
स्वरोजगार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन तीनों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में एसएसजी ने बहुत बड़ी सहायता की है। जब लोगों में रोजगार बढ़ा, उद्यमशीलता बढ़ी, स्वरोजगार का कंसेप्ट बढ़ा, तो उनमें आय जनरेट हुई। आय जनरेट होने से गरीबी दूर हुई और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ने लगा। विभिन्न संसाधनों, अब कुछ संसाधन भी होते हैं, मानवीय संसाधन, फाइनेंशियल संसाधन, नेचुरल संसाधन और अन्य जो भी संसाधन होते हैं, इनके समुचित उपयोग से स्थानीय मांगों के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया और इस उत्पादन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की। जैसे मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में या जिले वाइज किसी स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, तो अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर उसकी आपूर्ति होने लगी। जब स्थानीय स्तर पर उसकी आपूर्ति होने लगी तो जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूती मिली। और स्थानीय अर्थव्यवस्था से कौन लाभान्वित होता है? जो वहाँ का स्थानीय नागरिक होता है। ओके। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे अचार, पापड़, बड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती इत्यादि चीज़ों में क्या हुआ, जो महिलाएं थी वो अपने रोजगार को बढ़ाने में आगे बढ़ गईं। अब इससे क्या हुआ कि महिलाओं का भी विकास हुआ और महिलाओं ने अपने बच्चों का जो पोषण था उस पर भी वो पूरा ध्यान दे पाई। इससे क्या हुआ, बच्चों में जो न्यूट्रिशन की समस्या थी वो दूर हो गई और जो डेवलपमेंट के कार्य थे वो आगे धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, एक आपने पापड़ खाया होगा लज्जत। लज्जत पापड़ इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसको इसी प्रकार से शुरू किया गया था। वो किसी कंपनी के थ्रू नहीं शुरू किया गया था, वो एक SHG के माध्यम से महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब SHG में बहुत सारी महिलाएं अभी कार्य कर रही हैं। इसके बाद इसने एक बहुत बड़ा कार्य किया कि जब ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने लगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, तो इसने जो ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र में पलायन की समस्या थी उसको रोका। ओके, इसने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही कार्य करने के लिए रोका, उनको अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेशन के लिए उनको रोका, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या बढ़ने की समस्या थी उस पर थोड़ी सी राहत मिली। ग्रामीण क्षेत्र से अगर शहरी पलायन होता है तो क्या समस्याएं आती हैं, ये सोचने वाली बात है। देखिए, इससे समस्याएं ये आती हैं कि एक तो शहरी क्षेत्र में जो जनसंख्या का प्रेशर है वो बढ़ता है। जनसंख्या का दबाव बढ़ने से वहाँ के संसाधनों पर दबाव पड़ता है। संसाधनों के दबाव पड़ने से क्या होता है कि लोगों को जो फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पाता है। जब ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोग पलायन करते हैं तो उनको आवास की भी समस्या होती है, उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या होती है, उनके सीवेज की भी समस्या होती है। तो ये सारी समस्याओं से क्या होता है, मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कहाँ है? उम्मीद करते हैं आपको सबको पता होगा, महाराष्ट्र की है धावरी, शायद ऐसे ही कुछ नाम है उसका। तो ये समस्या क्यों जनरेट होती है? जब ग्रामीण से शहरी क्षेत्र, सबको बॉम्बे जाना है, हीरो बनना है, तो हीरो बनने में क्या होगा कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो सफल हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो सफल नहीं हो पाएंगे वो क्या करेंगे, ऑटो रिक्शा चलाएंगे। अच्छा, नहीं चलाएंगे तो क्या करें, उनको लगता है ग्रामीण क्षेत्र में तो रोजगार है नहीं, अब उनके गाँव में तो रोजगार है नहीं, तो कम से कम कुछ करके अपना रोजगार, अपना पेट पाल ले रहे हैं। तो इससे जो है मलिन बस्तियों की समस्या पड़ती है। जब मलिन बस्तियां होती हैं तो वहाँ पर अनैतिकता भी जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि छोटी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर प्रकार का व्यक्ति हो जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि वो किस प्रकार की गलत प्रवृत्तियों में कब लिप्त हो गया। ओके, इससे क्राइम की भी समस्या बढ़ती है। क्राइम की समस्या बढ़ने से क्या होता है कि वहाँ का जो प्रशासन है उस पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण से शहरी पलायन में होती हैं, उसको रोकने में SHG ने बहुत बड़ी मदद की है। फिर स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिला है। लोगों में स्वेच्छा से बचत की जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जब आय होगी, आय से कुछ जब अधिशेष बचेगा
तभी तो बचत होगी, और उस बचत के माध्यम से फिर क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। जब आप बचत करते हैं तो अपने पैसे को कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं, और बैंक क्या करती है, उसको निवेश के रूप में किसी दूसरे उद्यमी को पैसा प्रोवाइड करा देती है। तो आपकी बचत हो जाती है और वो पैसा निवेश के रूप में कार्य करने लगता है। फिर आपको पता है कि जो एसएसजी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें तो नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत बड़े उद्योग भी नहीं चला रहे हैं। तो जब इस प्रकार से वो बहुत बड़ी मशीनें और उद्योग नहीं चला पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पूंजी वाले जो उद्योग हैं उन पर आधारित नहीं रहे, वो श्रम आधारित जो नए रोजगार थे उनका सृजन करने में सफल हो गए। इसके अलावा क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक असमानता को भी कम करने में सहायक हुए हैं। कैसे? जैसे देखिए, जो लोग नगरीय क्षेत्रों में थे, आय का जरिया उनका अच्छा था, वो अधिक अमीर या धनवान होते जा रहे थे। लेकिन जब आर्थिक रूप से नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई तो उनकी आय बढ़ने लगी। आय बढ़ने से क्या हुआ, जो निम्न आय वाले लोग थे या जो निम्न जाति व खास तौर से देखिए इससे प्रभावित कौन हुआ है, जो निम्न जाति के लोग थे। ओके, ओबीसी वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं, लाभ लिए हैं, एससी वर्ग के लोग लाभ लिए हैं, एसटी वर्ग के लोग लाभ लिए हैं। ओके, इससे क्या हुआ कि जब वो आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं तो उनमें जो सामाजिक सद्भावना की भावना थी लोगों में वो भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग स्टैंडर्ड अपना अच्छा कर पाए हैं। देखिए, सोशियोलॉजी में एक टर्म होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो उनसे ऊपर के लोग होते हैं उनको अपना मानक बना लेते हैं। ओके, उनके आधार पर अपनी जीवन शैली चला लेते हैं। तो जब उनके आधार पर उनकी जीवन शैली चलाते हैं, मान लीजिए किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या कोई, मान लीजिए हमारे पड़ोस में हम एक बहुत ही निम्न आय वर्ग वाली कॉलोनी में रहते हैं और उसी कॉलोनी में एक बहुत ही उच्च वर्ग का व्यक्ति रहता है, तो वो जो लोग होंगे उनका जो आइडियल होगा वो कौन होगा, वो व्यक्ति होगा। वो कैसे रहता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे खाता है, उसके रहने का तरीका क्या है, बातचीत करने का तरीका क्या है, कपड़े पहनने का क्या तरीका है। इससे क्या होगा, इससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उनको आइडियल मानकर उनसे सीखते हैं और धीरे धीरे जब उनकी आय बढ़ती है तो वो भी उसी कैटेगरी में उसी प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं। अब आज देखिए, निम्न जो आय के लोग थे या जो निम्न जाति के लोग थे वो क्या है, उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे उच्च जाति के लोग व्यवहार करते थे। तो इससे क्या हुआ है, क्षेत्रीय असमानता को कम करने में भी एसएसजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब एसएसजी के क्या लाभ रहे हैं, ठीक है, एसएसजी ने हमें क्या क्या लाभ दिए हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा लाभ रहा है भारतवर्ष में महिलाओं की उन्नति को लेकर, जिससे क्या हुआ है कि महिलाओं के प्रति जो लोगों की नकारात्मक विचारधारा थी उसमें बदलाव आया है। आज भी आप देखिए कि ग्रामीण कार्यबल में लगभग 75% हिस्सा महिलाओं का ही होता है, जबकि आमदनी में उनका हिस्सा नहीं होता है। ओके, तो आप ये समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुरुष तो बाहर चले जाते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन जो खेतीबाड़ी का कार्य है, जो पशुओं से रिलेटेड कार्य है, उनमें महिलाएं ही हिस्सा लेती हैं। इसके बाद गृहस्थी को संभालने का कार्य भी महिलाएं करती हैं। पहले समाज में उनके प्रति बहुत नकारात्मक छवि थी कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन एसएसजी के आने से, चूंकि एसएसजी में बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे उनकी जो स्थिति थी वो उनमें परिवर्तन आया, वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई, वो निर्णय लेने में सफल हुई, वो निर्णय लेने की क्षमता उनमें डेवलप हो गई। अब उनकी बात घर में सुनी जाती है। पहले क्या होता था, पुरुष प्रधान चूंकि हमारे यहाँ समाज है तो निर्णय लेने में पुरुषों का ही पूरा योगदान रहता था, लेकिन जब आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत हुई तो उनकी स्थिति में पॉजिटिव चेंज आया और वो निर्णय लेने की स्थिति में भी पहुंच गई हैं। आज देखिए, घर के कोई भी निर्णय शायद ही बिना महिलाओं के हो पाते हों, कुछ अपवाद देखने को मिल सकते हैं उनको छोड़कर। स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने नियमित बचत से एक कोष बना लेते हैं और उस कोष का उपयोग आपातकालीन स्थिति में अपने सामूहिक उद्देश्यों के कार्य हेतु करते हैं। देखिए, इससे भी क्या होता है, उन्होंने एक बचत की आदत डेवलप हुई है। वो एक फंड बनाते हैं और जब कोई आपातकालीन जो ऐसी स्थिति बनती है, इमरजेंसी की स्थिति बनती है, तो उसमें वो सामूहिक उद्देश्य से उस पैसे का यूज कर लेते हैं।
स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुआत भी करते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। अब जो पैसा ये लोग छोटी छोटी बचतों से इकट्ठा करते हैं, उससे क्या करते हैं, जो बहुत ही माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको शुरू करने में ये पैसा बहुत काम आता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ रोजगार या उद्योग ही शुरू नहीं होता है, इससे रोजगार भी मिलता है। ओके, सिर्फ जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या कुटीर उद्योग हैं, यही ग्रामीण आधारित यही नहीं शुरू होते हैं, इससे रोजगार, जैसे आप कोई भी काम शुरू करते हैं, मान लीजिए आप अगरबत्ती का काम शुरू करते हैं, ओके, तो सिर्फ आप अकेले घर के लोग ही नहीं कर पाएंगे, आप कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, भंडारण की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पैकेजिंग के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इस प्रकार से कई लोगों को रोजगार मिलता है। फिर इन समूहों में से ही किसी को नेतृत्व दे दिया जाता है, जो सारे मैनेजमेंट का कार्य करता है, जिससे आपको पता है नेतृत्व क्षमता भी बढ़ती है और जो मैनेजमेंट स्किल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। इन समूहों को बैंक के द्वारा भी धन दिया जाता है। जब ये सारे समूह अपनी बचत के से कुछ कार्य रोजगार शुरू करते हैं तो बैंकों का भी भरोसा इन समूहों पर रहता है और बैंक इन समूहों को जो आसानी से जो धन है वो उपलब्ध करा देते हैं, जिससे वित्तीय लेन देन एसएचजीज का आसान हो जाता है और उनको जो रॉ मटेरियल है या किसी प्रकार की अन्य ट्रेडिंग है या मार्केटिंग है उसमें उनको आसानी हो जाती है। स्वयं सहायता समूहों के निर्माण होने से दूसरे संस्थानों पर वित्तीय निर्भरता कम हो जाती है। जब एसएचजी का निर्माण हो जाता है तो मान लीजिए किसी एसएचजी के मेंबर को कुछ फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएगा, वो सबसे पहले जाएगा अपने समूह में जाएगा, ताकि वो जो फंडिंग है उसकी जो उसको ज़रूरत पड़ी है उससे उसको पैसा मिल जाए। तो क्या होगा, इससे वो महाजनों पर उनकी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और जो संस्थागत ऋण की व्यवस्था है, जो फाइनेंस की व्यवस्था है, संस्थागत में कौन कौन आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज और कॉमर्शियल बैंक्स। तो इन बैंक्स के माध्यम से या इन संस्थानों के माध्यम से इनको पैसा मिलने लगता है। जब इन संस्थानों से पैसा मिलता है तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है और इन पर जो शोषण है वो इनका कम से कम हो पाता है। ओके, हालांकि इस लाभ के अलावा कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियां क्या है कि देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी योजना है। एसएचजी कहाँ काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में या लो इनकम सेक्टर्स में काम करती है। तो इनकी चुनौतियां क्या है कि सबसे ज़्यादा जरूरी तो लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, लोगों में ज्ञान की कमी है और ख़ास तौर से ग्रामीण स्तर पर। आपको पता है कि जो हमारा एजुकेशन का जो रेशियो है, साक्षरता दर है, वो बहुत अच्छी नहीं रही है ना। अभी भी हम 2/3 लोग ही साक्षर हो पाए हैं। तो अब आप समझिए, अभी भी हमारी 1/3 जनसंख्या निरक्षर है और ख़ास तौर से वो जनसंख्या निरक्षर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और ये बात तो 2000 के आसपास की है। फिर धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होना शुरू हुआ है इस चीज़ में। तो लोगों में ज्ञान की कमी थी, खास तौर से ग्रामीण स्तर पर। इनके प्रति लोगों में जागरूकता, जब ज्ञान की कमी है तो जागरूकता की कमी अपने आप हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण कि लोगों में शिक्षा का अभाव था। इसके अलावा बैंकिंग सुविधाओं का भी अभाव था। आपको पता है इंदिरा जी ने जब जो नेशनलाइज बैंकों को शुरुआत किया, यानी कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तब धीरे धीरे बैंकों का पेनिट्रेशन गांवों की तरफ बढ़ा और 1969 में लीड बैंकिंग योजना जो शुरू की गई वो इसी का कारण है। देखिए, जब बैंकों का, अब ये सब बातें हम लोग बैंकिंग में करेंगे, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसी दौरान ये लीड बैंकिंग योजना भी शुरू की गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक है इनका पेनिट्रेशन हो सके और जो संस्थागत लेन देन है या संस्थागत जो ऋण है इसकी व्यवस्था भी किसानों तक या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक कराई जा सके। ओके, तो बैंकिंग सुविधाओं का भी अभाव है आज भी ऐसा। हालांकि अब बहुत स्तर तक बैंकिंग जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच गई हैं, लेकिन हर ग्राम क्षेत्र में भी बैंक नहीं है। तो अभी भी कई लोगों को जो इस ग्रामीण क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं उनको पाने के लिए दूसरे गाँवों में आना पड़ता है, ग्राम पंचायत में आना पड़ता है या दूसरे छोटे नगरीय क्षेत्रों में जाना पड़ता है। हालांकि बड़ी बैंकें अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेनिट्रेट नहीं कर रही हैं। वो उनका लाभ का भी एक होता है कि उनका
टर्नओवर अगर नहीं बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों पेनिट्रेट करेंगे, लेकिन छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में पेनिट्रेशन करने लगी हैं। अगर देखें तो 6 लाख गांव हैं टोटल और उसमें 1.2 लाख बैंकिंग ही शाखाएं हैं। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। ओके, कहाँ 6 लाख गांव और कहाँ 1.25 लाख बैंकिंग शाखाएं। अब ये औसत से कम है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सेवाएं जल्दी से प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो जल्दी से, जो एसएसजी हैं उनको फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं होते, उनको भरोसा नहीं बनता है। ओके, क्योंकि इसमें समूह कार्य करता है, इसमें कोई उनके पास क्या कहते हैं बंधक बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। भारत में खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मानसिकता है जो कि स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करता है। बिल्कुल अभी जिसकी बात हमने की कि महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है लेकिन पूरी तरीके से महिला भागीदारी नहीं बढ़ पाई है। उसका कारण है कि भारत में पितृसत्तात्मक मानसिकता है और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। नगरीय क्षेत्रों में तो ये मानसिकता में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। आर्थिक रूप से ही नहीं, जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं और उनका निर्णय में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है वो हावी है। इस वजह से महिलाओं में की जो भागीदारी है एसएसजीज में वो घट जाती है, हतोत्साहित हो जाती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो फिर स्थायित्व और सुरक्षा का मुद्दा भी इसके सामने आ जाता है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का मुद्दा। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। स्वयं सहायता समूहों के स्थायित्व और उनकी गुणवत्ता का विषय हमेशा ही एक मुद्दा रहा है। साथ ही इनकी सुरक्षा का दायित्व कौन लेगा, चूंकि समूह में कोई ऐसा है नहीं जिसकी एक पर्टिकुलर जवाबदारी हो, बस किसी को एक नेता बना दिया जाता है, नेतृत्व की भूमिका दे दी जाती है जो इसका पूरा मैनेजमेंट करता है। तो ऐसा इसको लेकर समूह के सदस्यों के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए भी इनको फंडिंग मिलने में थोड़ी सी जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य लोगों की कमी है, वही शिक्षा की कमी है तो कुछ योग्य लोगों की भी कमी है और योग्यता के कारण जो एसएसजी हैं इनका सही तरीके से, इनके जो सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण नहीं हो पाता है और अगर प्रशिक्षण दिया भी जाता है तो सदस्यों में योग्यता की कमी होती है, इस वजह से वो सही से प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं। तो इसके अलावा क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र का अभाव भी है। अब एसएसजी की कंसेप्ट तो हमने बढ़ाना शुरू कर दिया लेकिन उनके क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण के लिए, यानी कि उनके जो कौशल निर्माण है उसको लेकर हमने कोई बहुत कार्य नहीं किया। तो इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशनल जो मैनेजमेंट तंत्र है उसका अभाव देखने को मिल जाता है। इसके बाद स्वयं सहायता समूह गैर सरकारी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। जैसे ही इन संस्थाओं द्वारा अपना समर्थन वापस ले लिया जाता है वैसे ही इनका पतन हो जाता है। किन संस्थाओं का? जो एसएसजी हैं वो गैर सरकारी संस्थाओं पर और सरकारी एजेंसियों पर निर्भर। अब जैसे ही ये गैर सरकारी संस्थाएं या सरकारी एजेंसियां डाउनफॉल में आती हैं वैसे ही एसएसजी का भी डाउनफॉल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी रहती है। अब संसाधनों की कमी के कारण स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जो तैयार माल है उसे बाजार तक पहुंचाना ही अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन की बात, तो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। 12मासी सड़कें कई ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो अटल जी के समय शुरू की थी, अब आपके लिए प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? ओके, इसके माध्यम से जो 12मासी सड़कें हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों को उनसे जोड़ना था। ये एक बहुत बड़ी योजना थी जिसने इस तरह की समस्या को दूर करने का काम किया है। अब देखते हैं कि इसमें सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं अभी तक। तो 2019-20 के बजट में कुछ प्रयास किए गए हैं। महिलाओं के लिए नारी तू नारायणी, महिला के लिए कई घोषणाएं की गई हैं जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। महिला नेतृत्व पहलों और आंदोलनों के लिए महिला केंद्रित नीति निर्माण के दृष्टिकोण में बदलाव किया गया है। मतलब महिला नेतृत्व से संबंधित जो पहले हैं और आंदोलनों के लिए या इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं जिनमें महिला अपनी नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं, तो उसको लेकर महिला केंद्रित नीति निर्माण
को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। महिलाओं को सेंटर में रखकर नीतियों का निर्माण किया जाए। बजट 2019-20 में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए, यानी कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ एक समिति का प्रस्तावित की गई है। मतलब एक समिति का गठन, कमेटी का गठन किया गया है। ओके, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही मुद्रा योजना के तहत, अब देखिए एसएचजी के तहत ही मुद्रा योजना को भी जोड़ दिया गया है, के तहत महिलाओं को सस्ता लोन देने का ऐलान किया गया है। महिला उद्यमियों को अब 15 लाख तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही जनधन खाते वाले प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य को 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। कितने की? 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके तहत महिलाओं को SC/ST उद्यमी जो होंगे, 3 प्रकार के उद्यमी, कौन कौन से? महिलाएं, SC कैटेगरी का या ST कैटेगरी के जो उद्यमी होंगे उनको लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है, उनको प्रेफरेंस देने का प्रावधान किया गया है। ओके, तो ये तो थी हमारी SSG की बात। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात की वो SSG की बात थी। अब बात करेंगे हम आगे कि जो हमने विपणन पढ़ा था, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उससे जुड़ी कुछ संस्थाएं हैं जो और काम करती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती हैं और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ कार्य करती हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, चलिए पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप ये बताइए, अभी तक यहाँ तक अगर कोई डाउट हो, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सीधे सीधे आपके सिलेबस में SSG का जिक्र है, ध्यान रखिएगा। आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस आपने, उम्मीद करता सबने अपनी टेबल पे लगा लिया होगा या सामने वॉल पे जहां आप पढ़ते हैं वहां वॉल पे लगा लिया होगा। सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए, प्री का भी, मेंस का भी। इस समय ये समय है कि आप सिर्फ प्री ओरिएंटेड तैयारी नहीं करिएगा, मेंस को साथ में लेकर अपनी तैयारी करिएगा। अभी सिर्फ प्री ओरिएंटेड होने का समय नहीं है। हाँ, आप 15 अगस्त के बाद से सिर्फ प्री ओरिएंटेड हो सकते हैं। अगस्त से आप धीरे धीरे सिर्फ प्री ओरिएंटेड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको 2 महीने मिलने वाले हैं, अगस्त और सितंबर। 10 अक्टूबर को यूपीएससी एग्जाम लेगी। ओके, चलिए, फिर भी अगर आप अभी नहीं पूछ पा रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बैक में जाकर वीडियो को फिर से देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार करते रहिए आपकी हैंड राइटिंग में। ओके, देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे और आपको ये पता चल रहेगा हमेशा कि आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है और कितना पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आप अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, तो हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात की थी, हम लोग यहां बात कर रहे थे। वापस इसी मुद्दे पर आते हैं कि हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात की थी, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। आप मार्केटिंग भी कह सकते हैं। ओके, मार्केटिंग के लिए 2 संस्थाएं कार्य करती हैं, नाफेड और ट्राइफेड। नाफेड 2 अक्टूबर 1958 में बना और ट्राइफेड 1987 में बना और 1988 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। जो नाफेड है उसे रजिस्टर किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत शुरू किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत नाफेड को रजिस्टर किया गया। 1958 में ये बने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड का फुल फॉर्म ये है। ओके, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अब बात करते हैं ट्राइफेड की ही। हिंदी में इसी को कहते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ।
नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नाफेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सहकारी जो विपणन है उसको बढ़ाना, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। किसानों के कल्याण के लिए जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है उसको बढ़ाना, ताकि जो किसानों के उत्पाद हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, उन पे लाभ हो सके किसानों को। ओके, नाफेड के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, मेन मेंबर्स फार्मर्स ही होते हैं नाफेड के। ओके, नाफेड क्या क्या करता है? ये तिलहन दलहन की न्यूनतम मूल्य पर खरीद हेतु जो मूल्य समर्थन योजना है उसके लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या क्या यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कब बना नाफेड, फुल फॉर्म क्या है नाफेड का, हिंदी में क्या कहते हैं, किसके लिए क्या कार्य करता है, कौन इसके मेंबर होते हैं, और इसके बाद ये तिलहन दलहन के न्यूनतम मूल्य खरीद हेतु मूल्य समर्थन योजना के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी का कार्य करती है। ये नाफेड का पूरा विवरण हो गया। अब बात करते हैं ट्राइफेड की, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, ट्राइफेड कहते हैं इसको। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, ट्राइफेड। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा सिर्फ मुख्यालय से ही कार्य नहीं बनता है, इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जहां से ये संघ या ट्राइफेड अपना कार्य अच्छी तरीके से कर पाता है। इसके उद्देश्य क्या है? इनके उद्देश्य को समझते हैं। जो ट्राइफेड का उद्देश्य है वो क्या है? इसका पहला उद्देश्य है कि जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास। दूसरा इसका उद्देश्य है जनजातीय लोगों को जानकारी देना, उनको उपकरण उपलब्ध कराना और सूचनाओं से उनको मजबूत बनाना, उनको सशक्त बनाना। ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा ट्राइफेड का उद्देश्य है जनजातीय लोगों में क्षमता निर्माण करना। क्या करना? क्षमता का निर्माण करना। इसके अलावा चौथा इनका उद्देश्य है ट्राइफेड जनजातियों को अपने वन उत्पाद बेचने में एक समन्वयक और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करना। किसमें? वन उत्पादों को बेचने में, यानी कि उनके जो वन उत्पाद होते हैं, क्या हैं वन उत्पाद, देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए, वन उत्पाद के अंतर्गत एक तो खाद्य उत्पाद आते हैं जो जंगली खाद्य पदार्थ होते हैं। ओके, औषधि पदार्थ जो उत्पाद होते हैं वो भी वन उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। श्रृंगार से संबंधित उत्पाद, ईंधन, लकड़ी जो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। रंग और वार्निश जैसे जो पदार्थ हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और उद्योगों के लिए जो एक कच्चा माल इकट्ठा करते हैं वो भी वन उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। अब इनके अंतर्गत ये क्या करते हैं? एक तो जो कोरिलेशन बनाते हैं ट्राइफेड जनजातियों के बीच में, और इनको एक सेवा प्रदाता के रूप में भी ट्राइफेड काम करता है, इनको कुछ सर्विसेज भी देता है। अब यहाँ पर जब वन उत्पाद की बात कर रहे थे तो हमें देखना चाहिए कि उद्योगों के लिए कच्चा माल, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो जनजातीय लोग उद्योगों के लिए कच्चा माल उनको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पेपर, पैकेजिंग, दिया सलाई, सिगरेट, बीड़ी, फर्नीचर, टेक्सटाइल यानी कपड़े। तो ये सब कहाँ कौन प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है? उनको जो जनजातीय लोग हैं वो उद्योगों के लिए कच्चा माल जंगलों से ही मिलता है। ट्राइफेड इसमें उनकी मदद करता है। अब हम बात करते हैं इन तीनों उद्देश्यों की डिटेल में कि कैसे इसको फॉलो अप कराते हैं। देखिए, जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास कैसे करेंगे? इसका उद्देश्य जनजातीय उत्पाद, जो भी जनजातीय उत्पाद हैं, जैसे उनकी कला, धातु से संबंधित कला, जनजातीय टेक्सटाइल यानी उनका कपड़ा, कुम्हारी, जनजातीय पेंटिंग। आपको पता है आजकल जनजातीय पेंटिंग क्यों पॉपुलर हो रही है? क्योंकि वो नेचुरल कलर्स का यूज़ कर रहे हैं, पौधों से जो कलर बनाते हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। जनजातीय पेंटिंग, इन पर जनजातीय लोगों की आय का एक बड़ा भाग निर्भर करता है। और अब इनके जब विपणन के लिए ट्राइफेड जब सहायता करता है तो इससे जनजातीय लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। इसके अलावा जनजातीय लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना, उपकरण उपलब्ध कराना और सूचनाओं से उनको सशक्त बनाना, ताकि वे अपने कार्यों को अधिक क्रमबद्ध तरीके से कर सकें
और अधिक वैज्ञानिक तरीके से फॉलो अप कर सकें। इसके बाद जनजातीय लोगों का क्षमता निर्माण करना। क्षमता निर्माण कैसे होगा? जब उनमें जागरूकता होगी, उनमें एसएचजीज के जो निर्माण है उनको बढ़ावा दिया जाएगा और उनके कोई जो अदर कोई स्पेसिफिक अगर एक्टिविटी है, कैसी है स्पेसिफिक एक्टिविटी है, उसको प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ावा देना जिससे उनकी क्षमता का निर्माण हो सके। अब हम समझते हैं, जब ट्राइफेड की बात कर रहे हैं, वनों की बात कर रहे हैं, जनजातीय लोगों की बात कर रहे हैं और जनजातीय लोगों से जुड़े आजीविका की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें समझना होगा कि लघु वनोत्पाद क्या होते हैं जिनसे कि जनजातीय लोग अपनी आजीविका चलाते हैं या उनकी आजीविका में एक महत्वपूर्ण हिस्सा लघु वनोत्पादों का भी होता है। जनजातीय लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत गैर कास्ट वनोत्पाद हैं जिन्हें सामान्यतः लघु वनोत्पाद कहा जाता है। इसमें पौधीय मूल के सभी गैर कास्ट उत्पाद शामिल होते हैं जैसे बांस, बेंत, चारा, पत्तियां, गोंद, गम, वैक्स, डाई, रेजिन, कई प्रकार के चीज़ें ये उपलब्ध होती हैं और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ भी उसमें उपलब्ध या शामिल होते हैं जैसे मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, रेशम। ये सब जो गैर कास्ट वन उत्पाद हैं वो लघु वन उत्पाद यानी MFP के अंतर्गत शामिल होते हैं। गम जैसे गोंद है, आप देखिए गोंद क्या है, बबूल का पेड़ है, वो तो कास्ट है, लेकिन जब गम निकलता है बबूल के पेड़ से, गोंद निकलता है, तो वो गैर कास्ट वन उत्पाद हो जाता है। ओके, शहद कैसा है, गैर का, लाख गैर कास्ट वन उत्पाद है ना। तो ये सारे लघु वन उत्पाद के अंतर्गत आ जाते हैं। ये लघु वन उत्पाद जंगलों में या जंगलों के नजदीक रहने वाले लोगों की जीविका और नगद आय दोनों उपलब्ध कराते हैं। या तो एक तो उनकी जीविका को भी बढ़ाते हैं और उनको नगद इनकम उपलब्ध हो इसकी भी वो व्यवस्था करते हैं। ये उनके खाद्य, फल, दवा और अन्य उपभोग वस्तुओं का एक बड़ा भाग है और बिक्री से उन्हें नगद आय भी प्रदान करते हैं। यानी कि इसकी बिक्री से, जो लघु वनोत्पाद है उनकी बिक्री से उनको नगद आय भी मिलती है। लघु वनोत्पाद वनवासियों के लिए उल्लेखनीय आर्थिक और सामाजिक महत्व के, आपको पता है आर्थिक महत्व है तो उनका सामाजिक महत्व भी बढ़ता है, क्योंकि अनुमानतः 100 मिलियन लोग अपनी आजीविका का स्रोत लघु वन उत्पाद के संग्रह और विपणन से प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा डाटा है, 100 मिलियन लोग, बहुत बड़ी जनसंख्या है ये, जो सिर्फ लघु वन उत्पाद के संग्रह और विपणन पर आश्रित हैं। ऐसा कहता है वन अधिकार रिपोर्ट 2011 की राष्ट्रीय समिति। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण से भी लघु वन उत्पादों का एक मजबूत संबंध है, क्योंकि अधिकतर लघु वन उत्पाद महिलाओं द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं और उन्हें बिक्री के लिए लाया जाता है। किनके द्वारा? महिलाओं के माध्यम से। तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लघु वन उत्पाद। लघु वन उत्पादों पर निर्भर लोग सामान्यतः अन्य समस्याओं से भी पीड़ित रहते हैं। क्या पीड़ित रहते हैं कि इनकी एक तो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि इनके जो पदार्थ होते हैं वो बहुत समय तक टिकाऊ नहीं होते हैं, कुछ समय बाद वो जैसे दातून है। आप सोचिए लघु वन उत्पाद में अगर ये दातून का व्यापार करें तो बहुत लंबे समय तक दातून सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक उत्पाद होते हैं और इनकी जो क्षरण क्षमता होती है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है ना। ये जो इनके रुकने की कैपेसिटी होती है वो, अच्छा इनके पास कोई ऐसे कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है, क्षमता निर्माण भी नहीं है कि वो उसको स्टॉक कर सकें। फिर इनके पास कोई ऐसा विपणन ढांचा भी नहीं, मार्केटिंग का ढांचा नहीं है जिससे कि वो तुरंत जो कलेक्ट करते हैं और उसको मार्केट में भेज सके। इसलिए इनका बिचौलियों द्वारा शोषण करने की संभावना भी इनमें बनी रहती है। ओके, इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब वन उत्पादों के लिए भी, वनोत्पादों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MSP की व्यवस्था भारत सरकार ने की है और वैल्यू चेन विकास द्वारा लघु वन उत्पादों के विपणन के लिए व्यवस्था योजना शुरू करने का निश्चय किया है। तो ये याद रखिएगा, कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट्स में इस तरह से चीज़ें पूछ लेता है। तो आप जब सोचें गेहूं के, धान और गेहूं के लिए भी आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, नहीं। अब सरकार ने, आपने देखा होगा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री वन धन योजना, छत्तीसगढ़ से शुरू की थी इस योजना को, ठीक है। तो उसी में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी प्रावधान कर दिया गया है लघु वन उत्पादों के लिए। अब इनके लिए जो ट्राइबल जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए, ये जो ट्राइबल प्रोडक्ट हैं
उनके लिए जो ट्राइफेड है वो बहुत सारा काम करती है। ट्राइफेड का लक्ष्य है जनजातीय लोगों के लिए एक संधारणीय बाजार का सृजन करना, यानी कि ट्राइफेड जनजातीय लोगों के लिए बाजार का सृजन करती है, बाजार ढूंढती है इनके लिए, और व्यावसायिक अवसर पैदा कर जनजातीय लोगों की आजीविका में सुधार करती है। इसमें शामिल है जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए विपणन संभावनाओं की खोज करना, ब्रांड बनाना, यानी कि जो जनजातीय लोग उनके कोई प्रोडक्ट है उसके लिए ब्रांड बनाना, उनको सृजित करना, और अन्य जो अगर आवश्यक सेवाएं हैं उनको अवेयर करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनके लिए मार्केट प्लेस की व्यवस्था करना, उनके लिए जो क्या लगती हैं प्रदर्शनी लगती हैं, है ना, उनको बढ़ावा देना है। तो ये भी ट्राइफेड का कार्य है। अब ट्राइफेड देश भर में मौजूद अपने जो केंद्र हैं, खुदरा केंद्रों के माध्यम से, अपनी प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय उत्पादनों का विपणन करता है, यानी उनके उत्पादों का मार्केटिंग करता है। इससे जो जनजातीय लोग हैं उनको, या जो वन उत्पादों पर आश्रित लोग हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण मिलता है। इसके बाद एक स्कीम है बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना। ये क्या है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। कोविड के समय में ये चर्चा का विषय रही है। कोविड-19 महामारी के चलते आपने देखा होगा कई सारे जो बाजार उत्पादित जो सामग्रियां थीं, या जो कृषि संबंधित जो सामग्रियां थीं, उनके उत्पादन में बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, और उनके विपणन को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं मिली। तो ये मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम क्या है? ओके, बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना क्या है? ये मूल्य योजना नाफेड की सहायता से चलाई जाती है। किसकी सहायता से? नाफेड, जिसकी चर्चा भी हमने आगे पीछे कर ली है, उसको आप देख लीजिएगा अगर छूट गई है, आप लेट आए हैं तो। अच्छा, आप जो लोग भी बच्चे अभी फिर जुड़े हैं, आप फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना नाम लिखकर जरूर बताते जाएं, और जितनी ज़्यादा अटेंडेंस होगी उतना ही ज़्यादा आप मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लाभ ले पाएंगे। मेरी बात को आप क्लियर कट समझ रहे होंगे। तो नाफेड के माध्यम से हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, नाफेड के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना यानी कि मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम MISP चलाई जा रही है। क्या होता है इस MIP के अंतर्गत? मार्केट इंटरवेंशन जो स्कीम है, प्राइस है, उसके अंतर्गत क्या होता है? MIP बाजार मूल्य में गिरावट की स्थिति में, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा कि जब बाजार मूल्य में गिरावट आ जाए, जब बाजार के मूल्य, जब जो कृषि उत्पाद हैं उनके बाजार मूल्य में गिरावट आ जाए, में खराब होने वाले खाद्यान्नों और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू की जाने वाली एक मूल्य समर्थन प्रणाली है। मतलब कि जब जो खाद्यान्न हैं और जो बागवानी वस्तुएं हैं उनकी खरीद प्रक्रिया के लिए जब राज्य सरकारें केंद्र सरकार से अनुरोध करती हैं, तो फिर इस अनुरोध को आगे लागू करने के लिए ये मूल्य समर्थन प्रणाली है, जिससे खाद्यान्नों और बागवानी वस्तुओं को खरीदा जा सके जब उनके बाजार में मूल्य गिर रहे हों। यानी कि जो किसान है, फार्मर है, उसको सही मूल्य मिल सके। MSP के अलावा जब विकट परिस्थितियां होती, जैसे अब कोविड-19 की परिस्थितियां हैं, एक अलग ही आपातकालीन परिस्थिति हैं, उस पर ये MISP शुरू की जाती है। यह योजना तब कार्यान्वित की जाती है जब सामान्य वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम से कम 10% की वृद्धि हो जाए, या फिर पिछले वर्ष की तुलना में 10% की कमी हो जाए, यानी कि एक अलग सिचुएशन बने, नॉर्मल सिचुएशन ना रहे। MIP बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना खाद्यान्न जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद तंत्र के समान ही कार्य करता है। जैसे कि MSP कार्य करता है, वैसे ही MIP भी कार्य करता है, लेकिन यह एक अस्थायी टूल है। ओके, यह एक एडॉक मैकेनिज्म है, जबकि MSP एक स्थायी टूल है। ओके, MIP एक अस्थायी टूल है। इसका प्रयोग बागवानी कृषि जिंसों के उत्पादों की कीमतों में आई कमी के दौरान विपरीत स्थिति से बचाने के लिए किया जाता है।
किसमें किसमें? कृषि पदार्थों में, कृषि उत्पादों में और बागवानी में उनके उत्पादों के कीमतों में जो कमी आती है, ऐसी विपरीत स्थिति से किसानों को, फार्मर्स को या जो इससे संबंधित कृषि क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं उनको बचाने के लिए MIP का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह उत्पादन और कीमतों में आई गिरावट की स्थिति में किसानों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करता है। किसानों को उनका जो उचित मूल्य है वो प्रदान करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। MIC का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है? MIP का जो क्रियान्वयन है वो कैसे किया जाता है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यह कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा इसको लागू किया जाता है। इस योजना के तहत राज्यों को धन आवंटित नहीं किया जाता है। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ऐसे ही आपको मिल सकते हैं। देखिए UPSC का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कि वो जो वर्ड टू वर्ड आप पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड वहां आपको मिल जाएगा, नहीं, लेकिन आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए वो एक ऐसे अधिकारी की डिमांड करते हैं जो रट्टाफिकेशन करके ना आया हो, समझ के आया हो। जो मैं आपको इतना डिटेल में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ उसका एक यही पर्सपेक्टिव है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको अर्थशास्त्र या जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित सारे पर्सपेक्टिव क्लियर होने चाहिए। फिर कुछ सारी चीज़ें आपके मनोबल और आपकी रीजनिंग से हल हो जाती हैं। देखिए UPSC का जो एग्ज़ाम है वो फैक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है, वो रीजनिंग का एनालिटिकल एग्ज़ाम है। ओके, इसके लिए आपको जर्नल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आनी चाहिए। तो इस योजना के तहत जो धन है वो आवंटित राज्यों को नहीं किया जाता है। MIP के दिशा निर्देशों के अनुसार पहले नुकसान का हिस्सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को जारी किया जाता है। उसके बाद उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर MIP को पहले राज्य सरकारों को अपनी जेब से देना पड़ता है। इसके बाद उनके जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को मिलते हैं उसके आधार पर MIP को मंजूरी दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं एक और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी संस्था है कपार्ट की। किसकी? कपार्ट। 1996 में इसको बनाया गया था। इसको कहते हैं लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। ओके, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। कपार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आज यह संस्था भारत में ग्रामीण विकास को फैलाने में बड़ा योगदान करती है। क्या किसके लिए कार्य कर रही है? ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रही है। समस्त देश में 12,000 स्वयंसेवी संगठन द्वारा बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रमों को आरंभ किया गया है। कपार्ट की स्थापना 2 एजेंसियों को मिलाकर हुई थी। कब, किससे हुई थी? 2 एजेंसियों को मिलाया गया था। एक तो CART को, ओके, दूसरी एजेंसी थी PAID को। CART का मतलब है काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट फॉर रूरल टेक्नोलॉजी। काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट फॉर रूरल टेक्नोलॉजी। और PAID का फुल फॉर्म है पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट। पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट। ओके, 1980 के तहत के संस्था पंजीकरण के तहत अधिनियम के अंतर्गत एक इसे स्वायत्त संस्था बना दिया गया। कपार्ट 2 एजेंसियों को मिलकर बना है, कार्ट को और PAID को, यानी कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट फॉर रूरल टेक्नोलॉजी एंड पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट को मिलकर 1986 में कपार्ट बना है। कपार्ट को 7th जो पंचवर्षीय योजना थी के प्रस्तुतिकरण में स्वयंसेवी क्षेत्र की संस्थाओं को 1986 में औपचारिक पहचान मिली, जब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक सरकारी और स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों के बीच सहायक समितियों के वर्गीकरण तथा सामंजस्य के लिए सहयोग। इसको बेसिकली सरकार की एजेंसी और जो स्वयंसेवी क्षेत्र के लोग हैं उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए इसका यूज किया गया। ओके, कपार्ट के उद्देश्य क्या है? देखिए, कपार्ट का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में
स्थायी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में जो स्वयं सेवी क्षेत्र के संगठन हैं उनको सहयोग करना। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में जो स्वयं सेवी क्षेत्र के संगठन हैं उनको सहयोग करना। ओके, ये कपार्ट का बेसिक काम है। कपार्ट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख रुपए तक की योजनाओं की मंजूरी दी जा सकती है। ओके, 1986 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास परियोजनाओं में स्वयंसेवी संगठनों को सहयोग देना, और कपार्ट द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख रुपए तक की योजनाओं की मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद एक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड संस्था है CACP, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्या है CACP? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये शुरू करने से पहले अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, बहुत जल्द ही हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़िए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो वीडियोस को बार बार देखिए, दोबारा देखिए, उनके आप हैंड रिटन अपने नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, जितना ज़्यादा बच्चा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा ही आप अपने जो तैयारी है उसको इन्हेंस कर पाएंगे। ठीक है ना? कोई डाउट? चलिए, हमारा अगला टॉपिक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CACP की स्थापना 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य सरकारी और 2 गैर सरकारी सदस्य भी शामिल होते हैं। गैर सरकारी सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि हैं और आमतौर पर कृषक समुदाय के साथ एक सक्रिय संबंध रखते हैं। मतलब जो कृषक समुदाय से संबंधित लोग होते हैं उसको इनमें गैर सरकारी सदस्यों में शामिल किया जाता है। तो CACP क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संस्था है और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। CACP प्रतिवर्ष मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। ओके, मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में। इसके तहत CACP द्वारा 5 समूहों यानी कि खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, गन्ना, कच्चा जूट और कोपरा के लिए अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है इनके मूल्य को निर्धारित करने के संबंध में। ओके, ये CACP का काम है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योजनाएं, जो कृषि से संबंधित या ग्रामीण भारत से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम अब अगली चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले आपने अगर ये वीडियो आखिरी तक देखा है तो वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिर्जापुर अभ्युदय केंद्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा रखें। मिर्जापुर केंद्र या अभ्युदय केंद्र से जुड़े जो पोर्टल है, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, UPSC की, UPPCS की या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की या फिर किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं और आप इस स्कीम के ऑथेंटिक पार्टिसिपेट मेंबर हैं, तो इसका अन्य लाभ लेने के लिए आपकी उपस्थिति होना बहुत अनिवार्य है। आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप WhatsApp ग्रुप के थ्रू कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इन सारी सुविधाओं का लाभ आप उठाइए और अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर से आप निरंतर जुड़ते रहिए। अपनी फैकल्टी के द्वारा पढ़ाई गई जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप आराम से पढ़िए। तो आज के हमारे इकोनॉमी के लेक्चर में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप अपनी फैकल्टी से WhatsApp के थ्रू भी कनेक्ट में रह सकते हैं। नंबर आप सभी के पास है, जिनके पास नहीं है वो अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर से WhatsApp में जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपनी आप तैयारी को निरंतर जारी रखिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।